चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिंटैक्स जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट किया था। दोस्तों आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का टॉपिक मैंने सबसे पहले ऊपर इसकी डेफिनेशन को समझाया है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आज के टॉपिक का नाम वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब किसी भी चीज़ का संग्रह का होना। कलेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के संग्रह का होना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है मित्रों, उसको हम सबसे पहले एक डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन सच एज फैमिली। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है? एक ऐसी नाउन होती है जैसे कि परिवार या फिर टीम, है ना, किसी टीम का होना, जैसे क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम। तो जो टीम होती है वो कह रहा है कि दैट रिफर्स, वो रिफर करती है, किस चीज को रिफर करती है? टू अ ग्रुप, एक समूह को रिफर करती है। एक समूह के बारे में बताती है। कैसा समूह होता है? जो लोगों का और थिंग्स या फिर वस्तुओं का। तो हमें याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसी नाउन होती है जिसमें एक समान, जैसे परिवार का मतलब समझिएगा और टीम का मतलब समझिएगा। क्रिकेट की टीम में फुटबॉल के प्लेयर नहीं होंगे, हॉकी के टीम में फुटबॉल के प्लेयर नहीं होंगे, फुटबॉल में क्रिकेट के प्लेयर नहीं होंगे। तो टीम कैसी होती है? टीम, हमें ध्यान रखना है, एक जैसे लोगों का समूह होता है। टीम जो होती है वो एक जैसे लोगों का समूह होता है, और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि उसमें कोई दूसरे समूह की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूं, मैं कलेक्टिव नाउन को दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। तो पहले एक चीज समझिएगा, जैसे अभी आने वाले उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्लास एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लीट होता है जहाजों का समूह, आ रहा है समझ में? जैसे आर्मी किसका ग्रुप है? सोल्जर्स का। जैसे म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसे हम बैंड बोलते हैं। जैसे अ फ्लॉक ऑफ शिप, तो वो मेरा सेकंड पॉइंट है, उसको मैं अभी इसी की अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। बट आज मेरा जो पहला टॉपिक है ये कुछ अदर हटकर कलेक्टिव नाउन है, पहले हमें इसको समझना होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखिए जूरी। तो जूरी किसका पैनल होता है? जजेस का। जूरी किसका पैनल होता है? जजेस का। तो जूरी कम से कम मिनिमम 2 या 2 से अधिक जजेस से मिलकर बनती है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। जैसे मॉब होता है जो भीड़ होती है। कौन सी भीड़? जिसके हाथ में पत्थर होते हैं, लाठियां होती हैं, है ना, या पेट्रोल बम होता है, जो आगजनी करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, जिनको हम एजिटेटर्स बोलते हैं, भड़काऊ लोग। तो मॉब आपने सुना होगा। मॉब से एक बहुत फेमस वर्ड है जो कि आज मीडिया में आजकल बहुत ज्यादा चलता है, दैट इज मॉब लिंचिंग। आप सभी ने सुना होगा मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग क्या होती है? कोई समूह होता है, मतलब ऐसी भीड़ जो बहुत उग्र होती है और लोगों को मारती है, किसी भी एक को पकड़ के उसकी पिटाई लगा के उसको खून तक कर देती है, दैट इज मॉब लिंचिंग। तो मॉब का मतलब समझ में आ रहा है? तो मॉब का मतलब गुस्सेल भीड़ से होता है कमेटी की स्पेलिंग आज भी लोअर, खास करके आप जो बच्चे एसएससी व्यापम बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कई बार इसकी स्पेलिंग गलत लिखी आती है। तो कमेटी की पहले स्पेलिंग याद रखना, COMMITT। कमेटी किसका ग्रुप होता है बच्चों? मेंबर्स का। कमेटी के बाद ऑडियंस। हम क्रिकेट देखने जाते हैं, लोग किसी की सिंगिंग को सुनते हैं, कोई अरिजीत सिंह को सुन रहा है, कोई सोनू निगम को सुन रहा है। ठीक है, तो जो ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस कौन हो गई? श्रोता। ठीक है, उसके बाद क्राउड का मतलब होता है भीड़। फैमिली का मतलब सभी को पता है। असेंबली, जैसे विधानसभा होती है, पार्लियामेंट होता है ना, या हम स्कूलों में पढ़े, स्कूल्स कॉलेज में क्या होता है आपने देखा होगा, वहां पर जहां पर प्रिंसिपल या कोई बड़ी अथॉरिटी कुछ लोगों को एड्रेस करती है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। जैसे मैंने कहा अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस टू द पीपल ऑफ कंट्री, तो एड्रेस करती है, तो उसको हम जहां पर एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, वो जगह होती है असेंबली। असेंबली का मतलब विधान परिषद से भी होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया टीम हो गया, क्लास हो गया। तो टीम आपको पता है प्लेयर्स का समूह है, क्लास बच्चों का, स्टूडेंट्स का समूह है। गवर्नमेंट आपको पता ही है, एमएलएस होते हैं, एमपी होते हैं, तो गवर्नमेंट इन लोगों का समूह होता है। ठीक है, इसके बाद हर्ड का मतलब होता है झुंड। हर्ड का मतलब जानवरों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं हर्ड।
HERD, ध्यान से सुनिएगा। हर्ड का मतलब होता है जानवरों का झुंड, पब्लिक आपको पता है पब्लिक किसका है, लोगों का झुंड, पर्संस का। और यहां पे लिखा है क्रू, CREW। हम बात करेंगे एरोप्लेन, जहाज, शिप की। तो जहां पर हम बात करते हैं एरोप्लेन और जहाज के जो मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स, उनको हम कहते हैं क्रू मेंबर्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पहले पॉइंट समझ में आए, ये सारे एग्जाम्पल कौन सी नाउन के हैं, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें समान जाति के लोग पाए जाते हैं, समान समूह के। याद रखना, मॉब में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो शांति चाहेगा, सारे लोग लड़ना चाहेंगे। जूरी में कोई भी व्यक्ति एडवोकेट नहीं होगा, सारे व्यक्ति जजेस होंगे। मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने बोला कमेटी में सारे लोग मेंबर्स होंगे, सारे एक जैसे काम करेंगे, या झुंड की बात कर रहे हैं, तो ये सब याद रखिएगा। अब हमें क्या सीखना है, आज का जो मेरा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, उसमें मैं ये सिखाना चाहता हूं, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी, मैं जो ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये सारी सिंगुलर होती हैं। समझ में आ रहा है, ये सारी सिंगुलर होती हैं और हमें ये सीखना है कब ये सारी कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन जाती हैं। तो हमें इस चीज को सीखना है। तो कैसे हम करेंगे, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस का सहारा लेंगे जिसको हम समझा पाए। तो मैंने कहा हमें एग्जाम में ये समझना है कि कब जूरी सिंगुलर है और कब प्लूरल है। जैसे देखिए, मेरी बात समझिएगा, जैसे SBI, यहां पर कई एग्जाम्पल ऐसे आ सकते हैं, जैसे मैं किसी कंपनी का नाम ले सकता हूं। बेटा कंपनी की बात करूं, जैसे मारुति, रिलायंस, एप्पल कंपनी हो गई, गोदरेज कंपनी हो गई, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी है ना इन दी वर्ल्ड। तो कंपनी जो होती है वो एक सिंगुलर होती है, बट कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा, जैसे कंट्री, तो कंट्री का भी एक बहुत प्यारा एग्जांपल हमको सीखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की, तो हमको ये ध्यान में रखना है, जो कंट्री होती है, देश पूरा एक होता है, मगर देश भी प्लूरल बन सकता है। तो कैसे बनेगा, हमको यही सीखना है। मैं एक छोटा सा पॉइंट और सिखाना चाह रहा हूं। मेरा ये टॉपिक सिंपल सा है, आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि ये सारी कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर बन जाएंगी और कब प्लूरल बन जाएंगी। तो वो आपको मैं ट्रिक से सिखा दूंगा, बहुत आसान ट्रिक है। चलिए, तो सबसे पहले जब ये सारी नाउन को हम एग्जाम में दो पार्ट में बांटेंगे, तो या तो ये एग्जाम में किसकी तरह ट्रीट होंगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये जितनी भी नाउन है ये सारी एग्जाम में बच्चों किसकी तरह ट्रीट होंगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह। तो जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होंगी, तो वही हमारा पुराना घसा पीटा नियम, वर्ब क्या चलेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं, ये सभी बच्चे याद कर चुके हैं, इज, वॉज, हैज। और याद रखना है, जब इसका रूल प्रेजेंट टेंस में आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको लगाना है एस, ई एस या IES। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया। बट यही सारे वर्ड यदि एग्जाम में प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहे हैं, तो हमको पहचानना पड़ेगा कि ये प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन कैसे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे उसको हमें समझना है, उसके मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा। तो जब ये सारी चीजें प्लूरल काउंटेबल नाउन बनकर आएंगी, तो बेटा वर्ब क्या चलेगी, PHV, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया है। तो बेटा इसका प्लूरल आर, वॉस का वर और हैज का क्या हो गया, हैव। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की एरर यदि प्रेजेंट टेंस में आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना प्लूरल होती है, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मैंने बार बार आपको बताया है। तो फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लग जाता है। अब देखिए मेन रूल क्या है, जो सबसे मेन है, यहां पर मैंने ऐसा एरो बनाया। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आई होता है तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमको 5 केस पढ़ने हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली चीज होती है हमारी सब्जेक्टिव केस, दूसरा हमारा जो केस होता है उसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे केस की,
चौथे केस का नाम है पजेसिव प्रोनाउन। और बच्चों हमारा लास्ट केस होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लास्ट जो केस होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? ये हमारे 5 अलग अलग केस हो गए हैं, ठीक है। तो एक चीज देखिए, हमें एक पहले बेसिक समझना है। मैं बता रहा हूं, जैसे आपने सुना आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव एडजेक्टिव माय, पजेसिव प्रोनाउन माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहां पे आई नहीं पढ़ाना है, तो याद रखना है जितनी भी कलेक्टिव नाउन होती हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जितनी भी कलेक्टिव नाउन होती हैं, जैसे ज्यूरी हो गई, कमेटी हो गई, पब्लिक पीपल, इन सबका जेंडर नहीं होता। जैसे मैंने बोला क्रिकेट टीम, तो टीम का कोई जेंडर नहीं होता, प्लेयर का जेंडर हो सकता है मेल या फीमेल, टीम का कोई जेंडर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास का कोई जेंडर नहीं होता, बच्चों का, स्टूडेंट का जेंडर हो सकता है। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की, तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में हमेशा केस चलते हैं इट के। तो इट का सब्जेक्ट इट, ऑब्जेक्ट इट और पजेसिव एडजेक्टिव ऐसे मिला के लिखते हैं, जो होता है इट्स, ITS मिला के लिखना है। इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता और इसका बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इटसेल्फ। सभी को समझ में आया? इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है इटसेल्फ। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पर्सन पढ़ाए थे, ही का प्लूरल होता है दे, शी का प्लूरल दे और इट का प्लूरल भी दे। सपोज एक लड़का जा रहा है तो ही इज गोइंग, बहुत सारे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग। एक लड़की जा रही है तो शी इज गोइंग, और बहुत सारी जा रही हैं तो दे आर गोइंग। तो ही का प्लूरल भी दे, शी का भी दे। एक पेन है तो इट इज अ पेन, और बहुत सारे हैं तो दे आर पेन्स। कभी भी नालायकी मत करना, दीज आर, दोज आर, देयर आर नहीं बोलते हैं। इट का प्लूरल दे होता है, दीज, दोज और देयर एक अलग बात है। हमेशा याद रखना, कोई बोलता है इट इज अ पेन का प्लूरल क्या होगा, तो रट लेना दे आर पेन्स। ही, शी, इट तीनों के प्लूरल दे होते हैं। तो जब मैंने आपसे कहा ज्यूरी कितनी हो गई? एक, मगर जजेस कितने होते हैं? बहुत सारे। तो बेटा जजेस पर्सन होते हैं, तो एक लड़का होगा, एक जज होगा, एक आदमी होगा, ज्यादा होंगे। तो आपको याद रखना है, तो जब हम ज्यादा की बात करेंगे, देखिए यहां पर, तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के लिए हम इट का प्लूरल लिखेंगे दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, पजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्व्स। तो ये हो गया इसका हमारा बेसिक। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या ध्यान रखना है, जितनी भी कलेक्टिव नाउन मैंने आप सभी लोगों को आज बताई, उन सबका जेंडर इट होता है। वो सारी की सारी सिंगुलर काउंटेबल होती हैं, बट जब हम उस कलेक्टिव नाउन को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह। कौन सी नाउन की तरह? प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो ही, शी, इट का प्लूरल होता है वो होता है दे। तो फिर किसके केस चलेंगे? दे के। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बाकी के आप ये पूरा याद कर लेना। ये 5 केसेस हैं, आपको याद रखना है। इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, जैसे आई का क्या बनता है? माइन, और इसका दे का क्या बनता है? देयर्स। तो चलिए मैं इसके अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ठीक है। आप बाकी का ये पूरा आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके, ताकि आपके स्लाइड्स के थ्रू नोट्स आपके बन जाएं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, और कोशिश करिए बेटा इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको सिखा पाऊँ, मगर आपको बेटा याद ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग टीचर्स हैं तो हमको पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो गया है। अब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्रैक करने के हिसाब से सीखते हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को क्या करें? याद करें, क्योंकि बिना याद करे हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द आर्मी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द आर्मी, मैंने यहां पे लिखा हैज हैव टू सफर, ठीक है। मैंने लिखा द आर्मी हैज हैव टू सफर फ्रॉम,
हमेशा याद रखना सफर के साथ फ्रॉम का यूज होता है। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, याद है ना, बचपन में सबको बुखार आया था फिर कभी भी नहीं उतरा ऐसा बुखार, तो उसको कभी मत भूलना एप्लीकेशन को, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो द आर्मी हैव टू सफर फ्रॉम बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स का मतलब होता है मूलभूत आवश्यकताएं। द आर्मी हैव टू सफर फ्रॉम बेसिक नीड्स। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा इन, सबसे पहले लिख दिया हिज, फिर मैंने लिख दिया इट्स, और फिर लिख दिया देयर, और यहां पे लिख दिया मार्च। एक मार्च महीना होता है और एक जो मार्च होती है, जब आर्मी की मार्च की हम बात करते हैं तो आर्मी में मार्च क्या होती है, व्हेन आर्मी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब कोई आर्मी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्च करना। आर्मी की गश्त लगाने को हम बोलते हैं मार्च करना। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने यहां पे लिखा द ज्यूरी, ठीक है, द ज्यूरी हैव गिवन, ठीक है, यहां पर मैंने सेम यही क्लॉज लिखे, हिज, इट्स और देयर, और यहां पे लिख दिया वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, VERDICT, याद रखिएगा। वर्डिक्ट का मतलब कैसे होता है, निर्णय से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने यहां पे लिखा द कमेटी, ठीक है, इज आर गोइंग टू डिसाइड द मैटर, ठीक है, विदाउट लीविंग। सेम चीज यहां पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया हिज, हर, और यहां पे लिख दिया इट्स। यहां पे ऐसा एग्जाम में लिख देगा जानबूझ के चेयर्स, या फिर इसका लिए एक और वर्ड का यूज करेंगे हम, सीट्स। यहां पर दो वर्ड्स को लिख दिया जाता है एग्जाम में। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जैसे मैंने यहां पे लिखा द जूरी वर डिवाइडेड इनटू, सेम चीज मैंने यहां पे जैसे लिख दिया हिज, इट्स, और यहां पे लिख दिया देयर, और यहां पे लिख दिया ओपिनियंस, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने यहां पे लिखा द फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ शिप्स, मतलब जहाजों का समूह। जो शिप होते हैं, जब एक साथ कई सारे जहाज कहीं पर जाते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, या आपने देखा होगा वोएज, जो समुद्री यात्रा होती है, उसमें जहाज कई जगह पे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं समुद्र में जहाजी बेड़ा, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लीट। तो जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा द फ्लीट विल रीच, क्या लिखा, द फ्लीट विल रीच। यहां पे मैंने लिख दिया हिज ऑब्लिक हर, यहां पे लिख दिया इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन एक पिक्चर आई थी, डेस्टिनेशन मतलब होता है अंतिम स्थान। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, अंतिम स्थान, जहां पर किसी चीज को पहुंचना रहता है। तो द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल विद इन अ वीक, विद इन अ वीक, कब पहुंच जाएगी, एक हफ्ते के अंदर। विद इन अ वीक का मतलब क्या होता है, एक हफ्ते के अंदर वो जहाज कहां पहुंच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पर। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए और हम इनके आंसर्स को देना आप शुरू करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या फोकस करना है, देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे देखिए मैंने यहां पे लिखा है द आर्मी हैज टू सफर फ्रॉम बेसिक नीड्स। तो आर्मी को बेसिक नीड्स क्या मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की कमी का, सफर मतलब मुसीबत का होना,
है ना, क्या करती है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अपनी मार्च में। तो बेटा पूरी आर्मी, जो पूरी आर्मी है वो कितनी होती है, एक होती है। जो पूरी आर्मी है वो कितनी होती है, एक। क्लियर हो रहा है सभी को, जो पूरी आर्मी है वो कितनी होती है, एक। तो यहां पे आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी किसका कलेक्शन है बच्चों, सोल्जर्स का। आर्मी किसका कलेक्शन है, सोल्जर्स का। तो यहां पर हम आर्मी को देखकर किसका यूज करेंगे, हैज का, ना कि हैव का। तो पूरी आर्मी जाएगी, एक सोल्जर नहीं जा रहा है, पूरी की पूरी आर्मी जा रही है। तो आर्मी कितनी हो गई, एक। आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। तो आर्मी का जो जेंडर होगा वो होगा इट। आर्मी का जो जेंडर होगा वो होगा इट। तो जो इट का पजेसिव केस बनेगा वो होगा इट्स। और आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जानबूझकर एग्जाम में लिख देगा हिज, जो पूरी तरीके से गलत है, या लिख देगा देयर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स मार्च। ये आपको याद करना है कि इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। क्लियर है सभी को, सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना बच्चों। और इसको नहीं कुछ और दिक्कत आ रहा हो तो आप रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, और चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द जूरी हैव गिवन हिज इट्स देयर वर्डिक्ट। तो जूरी ने अपना निर्णय दे दिया। अभी हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, देखिए दो चीजों को मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। मैंने कहा बेटा जूरी जजेस का पैनल है, ये जूरी हो गई। अब जूरी में मान के चलिए ये जजेस हो गए, है ना, एक जज हो गया, दो जज हो गए, या तीन जज हो गए, ऐसे जजेस बन गए। अब तीनों के तीनों जज ने क्या बोला, किसी व्यक्ति को बोला, सभी ने कहा इसको बाइज्जत बरी कर दो, या 6 महीने के लिए जेल में भेज दो, या फांसी की सजा दे दो, या फाइन में या जुर्माना लगा दो। सारे जजेस के निर्णय कितने आ रहे हैं, एक। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। जजेस के जो निर्णय आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक ही निर्णय आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं सर्वसम्मति वाली बात का होना। ठीक है, जो ओपिनियन आ रहा है वो मेजोरिटी में आ रहा है, एक ही मत आ रहा है। तो सारे जजेस का जो निर्णय आया, तो निर्णय कितना आएगा, एक। तो हम यहां पर पूरी जूरी को कितना मानेंगे, एक। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा हैज, और जूरी का जेंडर क्या हो गया, इट्स। सभी को क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट। यहां पर जो जजेस हैं हमें क्या मानना पड़ेगा, सारे जजेस का निर्णय एक है। जब सबका निर्णय एक है तो जूरी कितनी हो गई, एक। इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज। और यहां पर हमने किसका यूज किया, इट्स का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द कमेटी इज आर गोइंग टू डिसाइड द मैटर विदाउट लीविंग। ठीक है, विदाउट लीविंग। यहां पर लीविंग की स्पेलिंग चेंज करेंगे, दैट इज नॉट लीविंग, ये गलत हो रहा है, LEAVING। लीव मतलब छोड़ना, वो लीव मतलब रहना होता है। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो वो कह रहा है कि जो कमेटी होती है उसने क्या किया, मैटर को डिसाइड करने जा रही है बिना अपनी चेयर्स को या सीट्स को छोड़े हुए। तो बेटा सबसे पहले ये देखो, एग्जाम में जो कमेटी होती है वो तो एक होती है। यदि ये क्वेश्चन यहीं तक होता, द कमेटी इज आर गोइंग टू डिसाइड द मैटर, यदि ये वाला क्वेश्चन यहीं तक होता तो बेटा यहां पे आंसर क्या आता, इज। मैं पूरी की पूरी कमेटी को कितना मानता, एक। बगैर शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि यहीं तक होना चाहिए था। तो पूरी कमेटी मैटर को डिसाइड करने जा रही है। बट अभी आगे क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है विदाउट लीविंग हिज हर इट्स चेयर्स या सीट्स। तो यहां पर ये सारे आंसर गलत हो गए। ना तो यहां पर आंसर हिज आ सकता है, ना ही यहां पर आंसर हर आ सकता है, ना इट्स आ सकता है, नन ऑफ दीज। क्यों नहीं आ सकता, मेरी बात से ध्यान से समझना, क्यों नहीं आ सकता। हिज हर और इट्स तो वैसे गलत है, हिज और हर तो हो ही नहीं सकता। कमेटी ना लड़का है ना कमेटी लड़की है। तो यहां पर जो कमेटी है बेटा, कमेटी चेयर्स पे नहीं बैठती है, कमेटी चेयर पे नहीं बैठती है। कमेटी के कौन बैठते हैं, मेंबर्स। और सारे मेंबर्स एक की एक गोद में नहीं बैठ सकते।
सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठते हैं, अपनी अपनी चेयर्स पे बैठते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा, एग्जाम में समझना पड़ेगा कि यहां पे कमेटी जरूर लिख के आ रहा है, बट कमेटी की बात नहीं चल रही है, उसके सदस्यों की बात चल रही है। तो मेरे बच्चों, यदि एक सदस्य होता तो उसका यूनिवर्सल जेंडर होगा ही। जब भी हमें डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, समझ में आ रहा है, सुपरवाइजर, जज, किसी का भी जेंडर नहीं पता तो यूनिवर्सल जेंडर क्या मान लेना, ही। तो हमें पता है ही का प्लूरल क्या होता है, दे। आज सिखाया मैंने, ही का प्लूरल भी दे, शी का प्लूरल भी दे, इट का प्लूरल भी दे। तो बेटा दे का पजेसिव केस क्या बनेगा, देयर। ये इसका आंसर हो गया। सभी को आया? दे का पजेसिव केस क्या होता है, देयर। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी टिपिकल, यू हैव टू जज इन द एग्जामिनेशन हाउ टू रिकॉग्नाइज द एरर। तो हमने इसको जज कैसे किया, लास्ट में जाके। कोई बच्चा तेजी में हो तो दो जगह तो एरर नहीं आती है। दूसरी एरर ये हो गई कि जब यहां पर अपन ये सीट और चेयर्स को पकड़ेंगे तो यहां पर इस भी गलत है, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आर। तो ये दो क्वेश्चंस आपने सीखे यहां पर, क्लियर हुआ। मगर पकड़ने का तरीका क्या था, यहां पर लिखा था चेयर्स और सीट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, द जूरी वर डिवाइडेड इनटू हिज इट्स देयर ओपिनियंस। वो कह रहा है कि जो जूरी है वो डिवाइड हो गई है। जूरी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, भारत एक देश था, भारत डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो डिवाइड होने से वो चीज प्लूरल बन गई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक पेन है, इट इज अ सिंगुलर पेन, इट इज अ पेन ओनली, सिंगुलर पेन है। यदि मैं इस पेन को डिवाइड कर देता हूं, बीच में से तोड़ देता हूं, तो बेटा ये पेन के टुकड़े कितने हो गए, 2। मतलब डिवाइड होने से पेन के 2 पार्ट्स हो गए, तो प्लूरल हो गया। तो जहां तक जैसे ही ये क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा आ रहा है डिवाइड वर्ड और कलेक्टिव नाउन की एरर आ रही है, तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाना चाहिए कि डिवाइड का मतलब प्लूरल हो गया। तो सबसे पहले वॉज हटा दो, यहां पे आंसर क्या आएगा, वर। इज होता तो आर, और हैज होता तो आपको सिलेक्शन करना था किसका, हैव का। और मैंने यहां पे जैसे लिखा है डिवाइड, ओपिनियंस आ गए तो अलग अलग। तो एक जज ने बोला फांसी की सजा दे दो, एक ने बोला सजा दे दो 6 महीने की, और एक ने बोला बाइज्जत बरी कर दो। तो यहां पर ओपिनियंस किसके डिफरेंस में आएंगे, जज के। तो इसलिए यहां पर हिज भी गलत, इट्स भी गलत, और यहां पर आंसर आ जाएगा वापस आपका देयर। तो बच्चों टॉपिक समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? बहुत आसान तरीका है, मैं बहुत सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्लीट का मतलब होता है जहाजी बेड़ा। तो मैंने कहा जहाज अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। तो सारे जहाज को एक ग्रुप मानेंगे, इसलिए यहां पर ना हिज आएगा, ना हर आएगा, ना इट्स आएगा। सभी को क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ रहा है? यहां पर हमने ये 2-3 चीजों को सीखा, तो आपको इस चीज को पकड़ना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहां पर फ्लीट की बात करी तो सारे जहाज एक साथ एक जगह पे जा रहे हैं, तो हमने यहां पे किसका यूज किया, इट्स का। चलिए अब हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और इसके बता रहा हूं। सभी को क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बताइए। कुछ टॉपिक उतर रहा है कि नहीं? अब ऑनलाइन चैनल पे तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में बात कर सकते हैं, आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। बट अभी इस चीज को समझना बहुत इजी टॉपिक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन में और आपको बताता हूं। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल द आर्मी इज आर interested in working with his its, और यहां पे मैंने लिख दिया देयर, और यहां पे जो अपना वर्ड आ गया दैट इज कमांडर, ठीक है। यहां पर हमारा वर्ड आ गया कमांडर, क्लियर।
तो आर्मी इंटरेस्टेड है काम करने के लिए किसके साथ? अपने कमांडर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेटा ये एरर आता है एग्जाम में, यहां पर मैंने लिखा इंडिया हैव वॉन द टॉस या द मैच, टॉस या मैच कुछ भी लिख लो, नमक स्वाद अनुसार। 8 क्वेश्चन लिखो। द इंडियन क्रिकेट टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम, सेम क्वेश्चन, हैव वॉन द मैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा द टीम वर divided in its their opinions to play in that series। चलिए ये हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो आर्मी क्या थी? इंटरेस्टेड है। आर्मी इंटरेस्टेड है इन वर्किंग, इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है? इन। आर्मी इंटरेस्टेड है काम करने के लिए अपने कमांडर के साथ। तो पहले बात को समझिएगा, आर्मी इंटरेस्टेड है तो पूरी आर्मी, सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी आर्मी अपने कमांडर के साथ काम करना चाहती है। जैसे आर्मी अपने कमांडर को ओबे करती है, OBEY, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, या डिसओबे अनादर करना। तो पूरी आर्मी को एक कमांडर मैनेज करता है। तो यहां पर हम आर्मी को कौन सी नाउन मानकर ट्रीट करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल। तो यहां पर आंसर आएगा बच्चों इज, और इसको देखकर, सिंगुलर को देखकर इसका सब्जेक्ट बना इट, तो यहां पर पजेसिव केस का आंसर हो जाएगा इट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंडिया हैव वॉन द मैच। कई लोग बोलते हैं अरे यार कल क्या हुआ? वे भारत मैच जीत गया। कोई बोलता है न्यूजीलैंड हार गया, कोई बोलता है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, कोई बोलता है श्रीलंका सीरीज के बाहर हो गई। बेटा कोई भी देश क्रिकेट नहीं खेलता, कोई भी देश हॉकी नहीं खेलता, उस देश की टीम खेलती है। कभी भी भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतता, भारत के प्लेयर्स जीतते हैं। हम बोलते हैं भारत मैच हार गया, बेटा भारत तो मैच खेलता ही नहीं है, भारत तो एक देश है, भारत की क्रिकेट टीम मैच खेलती है। तो हमारी पहले हिंदी हमें सही करनी पड़ेगी। तो जब यहां पर ये बोल रहा है इंडिया और मैच की बात हो रही है, तो बेटा समझ जाना प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। आपने दिमाग को एग्जाम में धार कर लेना कि जब हम देश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें यह याद रखना है कि हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ना कि उस टीम की। तो जब इंडिया ने मैच जीत लिया तो यहां पर इंडिया एक देश है, तो तब हम इसको प्लूरल मान के ट्रीट करेंगे, तो आंसर आएगा हैव। आप क्रिकेट की कमेंट्री जरूर सुनिए कभी, तो वो बोलेगा इंडिया हैव वॉन द टेस्ट, पाकिस्तान हैव वॉन द टॉस, या न्यूजीलैंड हैव वॉन द टॉस, मगर नीचे लिखता है द इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहीं पे क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया। अब द इंडियन क्रिकेट टीम लिखा तो क्रिकेट टीम मेरे बच्चों कितनी हो गई? एक। तो क्रिकेट टीम को देखकर यहां पे आंसर आ जाएगा हैज। और यदि केस होता तो इट का चलता, ऊपर केस किसके चलते? दे के। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट जो क्वेश्चन है मेरी क्लास का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो द टीम वॉज वर डिवाइडेड। अब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है भैया, जैसे ही डिवाइडेड आ गया तो यहां पर वर लगा दो, इज होता तो आर लगा दो, हैज होता तो हैव लगा दो। तो जब टीम डिवाइड हो गई तो टीम नहीं डिवाइड होती, उसके प्लेयर। ठीक है, धोनी ने बोला मैं कीपरिंग नहीं करूंगा, विराट ने कहा मैं पहले डाउन पर आऊंगा, रोहित ने कहा मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं ऐसा खेलूंगा, किसी ने कहा सीरीज में ऐसा खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। तो सब प्लेयर के
ओपिनियंस कैसे हो गए, अलग अलग। ओपिनियंस मतलब अलग अलग हो गए, तो टीम के ओपिनियंस नहीं होते बेटा, प्लेयर्स के ओपिनियन होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही यहां पर दे का केस आएगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा देयर। सभी को समझ में आया? तो ये टॉपिक क्लियर हुआ सभी को कलेक्टिव नाउन का। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मैंने आज आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करी है। तो बच्चों आप इस टॉपिक को चाहें तो एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा। और आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको हमारे सभी टीचर्स के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं इंक्लूडिंग मी, तो आप अपने और फ्रेंड्स लोगों को बताएं। और हमने बहुत ही नॉमिनल फीस में ये क्लासेस चालू करी हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना, है ना, सभी को बताएं। हमारे YouTube चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए, ताकि कई बच्चों को हम लोगों के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त हो पाएगा और सभी को हेल्प मिल पाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में कलेक्टिव नाउन का आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।